शाम के समय मानसून का आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। रिमझिम बारिश के बीच रह रहकर बिजली की चमक चारों ओर एक स्याह रोशनी बिखेर रही थी। इस भीगी हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच कच्ची सड़क के किनारे कोमल फेरीवाला खड़ा था, सिर झुकाए, कंधों पर उम्मीदों का बोझ लादे। वह इस बेरहम मौसम में भी अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में जुटा था। कोमल पिछले 10 सालों से इस गांव में चूड़ियां और मालाएं बेचने आता था। हर हफ्ते के गुरुवार को उसका इस कुसुमपुर गांव में आगमन होता था। जैसे इस मिट्टी से उसका कोई पुराना रिश्ता हो, कोमल फेरीवाले को घेर कर गांव की कुछ लड़कियां और बहुएं सिर पर छाता ताने खिलखिलाते हुए चूड़ियां और मालाएं पसंद कर रही थीं। उनकी हंसी से माहौल की उदासी थोड़ी कम हुई ही थी कि अचानक किसी की भारी मौजूदगी का एहसास हुआ। पल भर में उन लड़कियों के चेहरों की रंगत उड़ गई और वे सहमा कर अपने अपने घरों की ओर भाग गईं। कोमल ने हैरानी से सिर घुमाया तो देखा कि कुसुमपुर गांव के मुखिया कृष्णवर्धन बाबू सिर पर काले रंग का छाता ताने पंचायत से लौट रहे थे। उनकी सख्त नमस्कार मुखिया जी। कृष्णवर्धन बाबू ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और खौफ था। उन्होंने बस अपनी बुझी बुझी नजरों से कोमल को देखा, जैसे वे उसके पार किसी अनहोनी को देख रहे हो। कोमल अपनी चूड़ियों की टोकरी संभाले जितना हो सके तेज कदमों से चल रहा था। उसका घर यहां से करीब 7 मील दूर शिवानंद गांव में था और रास्ता बेहद सुनसान था। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि बादलों का सब्र टूट गया और झमाझम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कोमल ने हड़बड़ी में सड़क किनारे स्थित हरण काका की छोटी सी चाय की दुकान में शरण ली। हरण काका के साथ कोमल का रिश्ता सिर्फ ग्राहक का नहीं बल्कि एक बेटे जैसा था। कोमल जब भी इस गांव आता, काका के हाथ की बनी कड़क चाय के बिना उसका सफर अधूरा रहता था। इस ठंडी ठंडी शाम में कोमल को भीगे कपड़ों में कांपते देख हरण काका का कलेजा पसीज गया। आज इतनी शाम तक फेरी कर रहे हो बेटा? देख रहे हो ना प्रकृति का मिजाज कितना खूंखार हो रहा है। इस वक्त तुम्हारा रास्ते में होना ठीक नहीं। काका, आप लोगों का क्या, आपकी दुकान तो 12 महीने अपनों को सुकून देती है, पर हमारे नसीब में चैन कहां। ये तो रथ यात्रा का त्योहार है तो बच्चों के लिए 2 निवाले और घर के लिए 4 पैसे जुटा पा रहा हूं। जरा दीजिए तो काका अपने हाथ की ये कड़क गरम चाय, बदन टूट रहा है। हरण काका ने चूल्हे से धुआं निकलती कुल्हड़ की गरम चाय कोमल की तरफ बढ़ा दी। चाय की पहली चुस्की लेते ही कोमल के थके हुए बदन में थोड़ी जान आई। बाहर कुदरत का तांडव जारी था। खेतों और मैदानों में पानी लबालब भर चुका था। करीब 1 घंटे बाद जब बारिश थोड़ी थमी तो कोमल ने एक पल भी गंवाना ठीक नहीं समझा और जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही कोमल ने दुकान की दहलीज लांघी, पीछे से हरण काका की कांपती हुई आवाज गूंजी। कोमल सुनो, काफी रात हो चुकी है। सामने का बांसों का झुंड पार करते ही वो वीरान शमशान घाट आता है। तुम जरा संभल कर जाना बेटा। लोग कहते हैं वहां हवाओं में रोने की आवाजें आती हैं, कुछ अजीब सा साया भटकता है। अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम लेकर भी पुकारे तो पलट कर मत देखना, बस सीधे चले जाना। काका, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? भगवान का नाम लेकर निकला हूं। इससे पहले भी न जाने कितनी रातों को मैं इसी रास्ते से गुजरा हूं, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभल कर पहुंच जाऊंगा। काका को तसल्ली देकर कोमल आगे बढ़ गया। घने डरावने अंधेरे के बीच एक छोटी सी टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि कोमल को अपनी ही बिजली की हर कड़क के साथ सड़क के दोनों ओर खड़े बांस के पेड़ ऐसे लगते थे मानो कोई रोता हुआ दैत्य हाथ फैलाए खड़ा हो। बड़ी सड़क का मोड़ पार करते ही वो कुख्यात बांस का झुरमुट शुरू हो गया। लगभग 1 मील लंबा ये रास्ता पूरी तरह पेड़ों से ढका था, जहां दिन में भी धूप नहीं पहुंचती थी। कोमल के सीने में अचानक एक अनजाना भारी डर बैठ गया। आज इस रास्ते की हवा में एक अजीब सी तड़प थी। पानी में बैठे मेढकों की टर टर ऐसी लग रही थी मानो वे किसी
खुद को हिम्मत देते हुए कोमल ने कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। पास के बांस की झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। पत्तों की सरसराहट से कोमल का कौन है वहां? सामने आओ, मजाक मत करो। झाड़ियों के पीछे किसी की बेबस मौजूदगी को कोमल साफ महसूस कर पा रहा था। डर इस कदर हावी था कि वो भागने की ताकत भी खो चुका था। इसी बीच जंगल के भीतर से सियारों के रोने की लंबी दर्दनाक आवाजें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी के चले जाने का शोक मना रहा हो। अभी कोमल खुद को संभाल पाता कि अचानक उसकी गर्दन पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ आकर टिक गया। वो छुअन इतनी ठंडी थी कि कोमल की रूह कांप गई। वो किसी जिंदा इंसान का स्पर्श हो ही नहीं सकता था। डर और दहशत की चरम सीमा पर कोमल के गले से एक चीख फूट पड़ी। बचाओ, कोई है? मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरा कोई नहीं है, मुझे जाने दो। अरे दादा, डरिए मत। मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूं। मैं रजत हूं। सामने वाले गांव में ही मेरा घर है। आवाज में इंसानी लाचारी सुनकर कोमल का खौफ पल भर में गुस्से में बदल गया। वो हांफते हुए मुड़ा। ए लड़के, अक्ल घास चरने गई है क्या तेरी? इस घने अंधेरे में इस सुनसान रास्ते पर कोई इस तरह पीछे से दबोचता है? कलेजा मुंह को आ गया था मेरा। मन करता है कान के नीचे एक जोरदार तमाचा धर दूं। टॉर्च की पीली रोशनी में कोमल ने देखा एक दुबला पतला लड़का। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक ऐसा गहरा दर्द था जो किसी का भी कलेजा चीर दे। कोमल की डांट सुनकर भी उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके पैर पकड़ने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए दादा बाबू, मेरी खाता माफ कर दीजिए। मैं कितनी देर से आपको पुकारना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। दादा, आज दोपहर को मेरे छोटे भाई का देहांत हो गया। वो इस दुनिया से चला गया दादा, पर इस अभागे का साथ देने गांव का एक भी शख्स आगे नहीं आया। सबने मुंह फेर लिया। क्या आप मेरे भाई के दाह संस्कार में इस बदनसीब की थोड़ी सी मदद करेंगे? दया कीजिए दादा। ये तुम क्या कह रहे हो पागल लड़के? इस आधी रात को इस भयानक तूफान के बाद मैं एक अनजान लाश का दाह संस्कार करने जंगल में जाऊं? अरे तुम्हारे गांव के लोग कहां मर गए जो तुम एक राह चलते फेरी वाले से ये भीख मांग रहे हो? कोई नहीं है दादा, गरीबों का कोई नहीं होता। अगर आज रात उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो मुझे पूरी रात जानवरों के बीच उसकी लाश को सीने से लगाकर यहीं बैठना होगा। सोचिए दादा, अगर आपका अपना छोटा भाई इस हाल में होता तो क्या आप उसे इस तरह लावारिस छोड़ देते? क्या उसकी आत्मा को तड़पने देते? भाई शब्द ने कोमल के भीतर सोई हुई ममता और इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। लड़के की बेबसी देखकर उसकी आंखों में भी पानी आ गया। हालांकि इस खौफनाक रात में अंदर जंगल की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था, फिर भी एक भाई के दर्द के आगे उसका डर हार गया। रो मत छोटे, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन देखो मुझे ज्यादा देर मत करवाना। मेरे घर पर भी कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। लड़का आगे आगे रास्ता दिखा रहा था और कोमल अपनी टोकरी संभाले उसके पीछे चल रहा था। कीचड़ और पत्थरों से भरे रास्ते पर चलते हुए कोमल ने गौर किया कि कुछ देर पहले जो मेंढक और सियार शोर मचा रहे थे वे अब बिल्कुल खामोश थे। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जैसा सिर्फ कब्रिस्तानों में होता है। चलते चलते वो लड़का अचानक मुख्य रास्ते को छोड़कर बांस के घने झुरमुटों के और अंदर, जहां गहरा अंधेरा था, जाने लगा। अरे सुनो, रुक जाओ। तुम इस घने जंगल के भीतर कहां जा रहे हो? रास्ता तो उस तरफ है। हम गरीबों का आशियाना महलों में नहीं होता दादा, इस घने जंगल के सन्नाटे में ही हमारा ठिकाना है। बस 2 कदम और दादा, आ गए हम। कोमल एक अजीब सी बेचैनी के साथ उसके पीछे चलता रहा। उसका मन बार बार कह रहा था कि यहां से भाग जाओ, लेकिन वो अपने दिए हुए वचन से बंधा था। तभी जंगल के बीचों बीच एक उजाड़ और सुनसान जगह पर वो लड़का अचानक रुक गया। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए?
कहाँ है तुम्हारा घर? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ सूखी पत्तियां और झाड़ियां हैं। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक पत्थर की मूरत की तरह सीधा खड़ा रहा। कोमल ने झुंझलाकर अपनी टॉर्च की रोशनी उसके आगे बढ़ाई और जो मंजर उसने देखा उसे देखकर कोमल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी चीख गले में ही दफन हो गई। जमीन पर एक लाश पड़ी थी, पानी से भीगी, कीचड़ से सनी हुई लाश। कोमल ने कांपते हाथों से टॉर्च का पूरा फोकस उस लाश के चेहरे पर डाला। चेहरा देखते ही कोमल का दिमाग सुन्न हो गया। वो लाश किसी छोटे भाई की नहीं थी, वो हूबहू उसी रजत की थी जिसके पीछे पीछे कोमल इस भयानक जंगल में आया था। लाश की आंखें फटी हुई थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था, मानो किसी ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली हो, और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। कोमल डर से हांफते हुए पीछे हटा। तभी हवा में चारों तरफ से उसी रजत की रोती हुई चीखती हुई आवाज गूंजने लगी। दादा, कोई मेरी मिट्टी को ठिकाने नहीं लगा रहा। मेरी रूह तड़प रही है दादा। मेरा अंतिम संस्कार कर दो, मुझे मुक्ति दे दो दादा। इस भयानक और दिल दहला देने वाले सच को कोमल बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अपनी चूड़ियों की टोकरी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगा। कांटों भरी झाड़ियां उसके बदन को छील रही थीं, पर उसे सिर्फ भागना था। जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसका दम टूट गया। वो औंधे मुंह कीचड़ में गिर पड़ा और उसकी चेतना खो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी तो प्रकृति का वो खौफनाक रूप गायब था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। हरन काका अपनी दुकान के बरामदे में गुमसुम बैठे शून्य में निहार रहे थे। तभी दुकान के अंदर के कमरे से एक कमजोर जानी पहचानी आवाज आई। मैं यहाँ कैसे आया? ये किसका घर है? कोमल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था और आंखों में बीती रात का खौफ साफ तैर रहा था। हरन काका तुरंत अंदर भागे और उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी गहरे आंसू थे। अब कैसा लग रहा है बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? काका, आप? मैं यहाँ आपकी दुकान के अंदर कैसे आया? कल रात मेरे साथ क्या हुआ था काका? मैं रोज रात को दुकान बढ़ाने के बाद उस बांस के जंगल वाले रास्ते की तरफ एक बार जरूर जाता हूं बेटा, एक उम्मीद में। कल रात भी गया था। देखा कि तुम कीचड़ में लथपथ बेहोश पड़े थे। मैंने हारू को बुलाया और तुम्हें यहां लेकर आया। बताओ बेटा, कल रात ऐसा क्या देखा तुमने कि तुम्हारी ये हालत हो गई? काका, उस जंगल में एक पिशाच है, एक साया है। उसने मुझे छल से अंदर बुलाया। वो मुझसे अपने भाई की लाश जलाने की भीख मांग रहा था, पर जब मैंने रोशनी डाली वो लाश उसी की थी काका। वही लड़का जो मेरे साथ चल रहा था। उसकी रूह तड़प रही है काका, वो रो रहा था। इतनी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुनकर भी हरन काका चौंके नहीं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें ढलककर उनकी सफेद दाढ़ी में समा गईं। उन्होंने कोमल के सिर को सहलाया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को ढांढस बंधाता है। वो कोई पिशाच नहीं था कोमल, वो मेरा बेटा था, मेरा रजत। काका के मुंह से ये सुनते ही कोमल मानो काठ का हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आपका रजत तो शहर में बड़ा अफसर बनने गया था ना? पढ़ाई कर रहा था वो तो। हाँ कोमल, वो शहर ही गया था। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। तुम्हारी काकी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्होंने मुझसे रोते हुए कहा था, रजत के पिता, एक बार मेरे बच्चे को बुला दो, आखिरी बार उसे छाती से लगा लूं, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। मैंने उसी दोपहर रजत को फोन किया। मैंने कहा, बेटा जल्दी घर आ जा, तेरी माँ का कोई भरोसा नहीं। बस कोमल, वही फोन मेरे बच्चे की मौत का पैगाम बन गया। रात के 9 बजे तुम्हारी काकी ने दम तोड़ दिया, पर रजत नहीं पहुंचा। उसका फोन बंद आ रहा था।
मैं पूरी रात एक लाचार लाश के पास बैठकर रोता रहा। सुबह उसकी मां का अंतिम संस्कार भी हो गया, पर मेरा बेटा नहीं आया। इसके ठीक 3 दिन बाद एक रात में दुकान बंद करके लौट रहा था। अचानक इसी बांस के जंगल के पास से आवाज आई, बाबा, हो बाबा। वो आवाज सुनकर मेरा कलीजा कांप गया। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था, फटे कपड़ों में, रोता हुआ। मैंने रोते हुए उसे गले लगाना चाहा। मैंने कहा, बेटा कहाँ था तू? देख, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई, तू क्यों नहीं आया? तब मेरे बच्चे ने जो कहा कोमल, वो याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बाबा, सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी आपको छोड़कर बहुत दूर चला गया हूँ। अब डॉक्टर भी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ बाबा। उस दिन जब आपका फोन आया, मैं उसी ट्रेन से उतरा और इसी जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर घर भाग रहा था, ताकि माँ का चेहरा देख सकूं। तभी झाड़ियों से 2 दरिंदे निकले। उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और जब मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मेरी माँ मर रही है, तो उन्होंने मुझ पर लाठियों से हमला कर दिया। बाबा, मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं चीखता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मेरी जान ले ली और मेरी लाश को उसी घने जंगल में फेंक दिया। मेरी लाश को कफन भी नसीब नहीं हुआ बाबा। जानवरों ने उसे नोच खाया। मेरी आत्मा भटक रही है बाबा। हरन काका के आंसुओं ने कोमल के दिल के सारे डर को हमेशा के लिए धो दिया। अब वहां खौफ नहीं, बल्कि एक बेटे की तड़प और एक पिता के कभी न खत्म होने वाले शोक का गहरा दर्द था। कोमल ने रोते हुए हरन काका के पैर छुए, उन्हें गले से लगाया और भारी कदमों से अपने घर की राह पर चल पड़ा। रास्ता अब भी वही था, लेकिन कोमल अब समझ चुका था कि कभी कभी जो साए हमें डरावने लगते हैं, उनके पीछे किसी अधूरे प्यार और दर्द की एक ऐसी दास्तान होती है जो जीती जागती दुनिया से कहीं ज्यादा सच्ची होती है।